अब हम 15 साल बाद मिले हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही मार्शल आर्ट की? जो मैं अभी दिख रहा हूँ वो मैं नहीं था। मैं एक बुद्धू, नालायक, डरपोक, जो हर एक जगह से कोई भी काम में ठीक नहीं था। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ईयर था कि एक कमज़ोर बच्चा जो था वो 4 टाइम नेशनल चैम्पियन बन गया। हमारी टाइम में क्या होता था कि हम लोग जब मार्शल आर्ट सीखते थे तो हमें टीचर प्रॉमिस लेता था कि बाहर फाइट नहीं करना है। क्यों? हमारी किक्स हर चीज़ जो है इतनी स्ट्रांग होती थी कि वो कोई ना कोई गड़बड़ कर सकती थी, आदमी मर भी सकता था। जो मार्शल आर्ट का जो 75% जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस ताइक्वांडो इन नॉर्थन इंडिया। जैसे शॉलन टेम्पल साहब नाम सुना हुआ है, ठीक है, कि वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है। बच्चों को पता ही नहीं है कि हम सीखने क्या जा रहे हैं। पेरेंट्स तक को नहीं पता कि मैं क्या सिखा रहा हूँ अपने बच्चे को। उन्होंने बाहर पढ़ा कि मार्शल आर्ट्स, चलो जी बच्चों को डाल दो यहाँ पे। एक चीज़ ज़रूर हो गई है कि अब ये एक पैसे कमाने का जरिया बन गया, ठीक है। बेल्टें बिकती हैं, सर्टिफिकेट बिकते हैं। इफ एनीथिंग कैन नॉट किल यू दैट इज मेकिंग यू मोर स्ट्रॉन्ग। आपके ये 2 मैसेज मुझे अभी तक याद है। कभी आपको ऐसा लगा कि ये प्रोफेशन आपको छोड़ देना चाहिए? मास्टर, आप विवेक ओबराय के फादर से मिले थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहा था आपका? हाँ, सुरेश ओबराय जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरी लाइफ में और मेरे जैसे कई स्टूडेंट की लाइफ में जो भी अच्छे चेंजेस आए हैं वो इनकी बदौलत है। डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, इसके बारे में तो सब जानते हैं कि ये एक अच्छा आर्ट है, बट एक आर्ट ऐसा भी है जिसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट वो हम सब की ज़रूरत है। तो आज हम बात करते हैं मार्शल आर्ट की, और आज हम मिलते हैं मार्शल आर्ट के दिग्गज मिस्टर BS हांडा से। वेलकम मास्टर। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि आज आप मेरे सामने बैठे हैं। और कैसा लग रहा है अभी आपको फ़िलहाल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अपने स्टूडेंट मिल जाते हैं तो बहुत खुशी बढ़ जाती है, वो भी पुराने। और घर पे सब ठीक-ठाक? सब ठीक है। आपकी मतलब हम 15 साल बाद मिले हैं। अभी जर्नी कैसी जा रही है मार्शल आर्ट की आपकी? और शुरू से बताओ हमारी ऑडियंस को कि आपकी जर्नी कैसी रही मार्शल आर्ट की? जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो मैं अभी दिख रहा हूँ वो मैं नहीं था। मैं एक बुद्धू, नालायक, डरपोक, जो हर एक जगह से कोई भी काम में ठीक नहीं था। और ख़ासकर जो है साल में 12 महीने होते हैं तो 8 महीने मैं 7-8 महीने बीमार ही रहता था, ठीक है। फादर मेरे फ़ौज में थे और बहुत 6 फीट तगड़ा शरीर। तो वो कहते थे यार ये कहाँ से हमारी फैमिली में आ गया कमज़ोर सा बच्चा। तो मुझे हमेशा रही थी कि मैं कुछ बनूँ, स्ट्रॉन्ग बनूँ एंड ऑल दैट। और उसी ढंग से फिर मैं जो है अपना आर्मी में फादर थे तो अलग अलग जगह पर हम जाते रहे और अलग अलग मौके मिलते रहे मुझे मार्शल आर्ट से। तो इस ढंग से जो है मेरी शुरुआत हुई। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ईयर था कि एक कमज़ोर बच्चा जो था वो 4 टाइम नेशनल चैम्पियन बन गया। क्या बात है। और मैं 88 में एशियन भी खेला हूँ, ओके। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और अभी करीबन जो है 1 लाख प्लस जो है स्टूडेंट मैं कवर भी कर चुका हूँ ओके। ट्रेनिंग के में। आपका वो जो प्रोजेक्ट 1 लाख है ना? वो 1 लाख बच्चे कवर करने के बाद आपने वो नाम रखा या फिर वो कोई और प्रोजेक्ट है? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहता हूँ। आई एम नॉट ए सेटिस्फाइड पर्सन। जब भी कुछ हो जाता है तो कहता हूँ यार ये बहुत हो गया, अब कुछ नया करें। तो नया मैं रिसर्च वर्क करता रहता हूँ और इस ढंग से जो है चीज़ करता हूँ। तो ये जो मैं प्रोजेक्ट है ये बेसिकली मैंने इस साल मैंने स्टार्ट किया है। दिस इज़ माई हर हर साल कुछ ना कुछ नया रखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट 1 लाख लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैंने प्रॉमिस किया अपने आप को कि ये मोस्टली 6 मंथ्स के अंदर अंदर मैं 1 लाख लोगों को सेल्फ डिफेंस में उनको अवेयर करूं, ठीक है। क्योंकि सेल्फ डिफेंस का जो असली मैंने है वो ख़त्म हो चुके हैं। जैसे कि मतलब कैसे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। द थिंग इज़, जैसे आजकल जूडो है, कराटे है, ताइक्वांडो है, कुंफू है, किक बॉक्सिंग है, सभी हैं। ये सारे स्पोर्ट्स बन चुके हैं। हमारे टाइम में क्या होता था कि हम लोग जब मार्शल आर्ट सीखते थे तो हमें टीचर प्रॉमिस लेता था कि बाहर फाइट नहीं करना है। क्यों? हमारी किक्स हर चीज़ जो है इतनी स्ट्रांग होती थी कि वो कोई ना कोई गड़बड़ कर सकती थी, आदमी मर भी सकता था या उसको काफ़ी चोट पहुंच सकती थी। तो इस ढंग से जो है पहले अगर और कोई कंपटीशन के लिए होता भी था तो उसमें क्लब में से कुछ जो बहुत गुने चिने मैंने जो पर्सन्स होते थे, बेस्ट जो हम करते थे, वो उसको जो है लेके जाते थे। और सारा क्लब उस पर नज़र होती थी कि भाई ये जाए और जीत के आए।
वरना एक बहुत प्रेस्टीज इशू बन जाता था क्लब का। तो आजकल तो टोटल डिफरेंट हो गया। जो मार्शल आर्ट का जो 75% जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मार्शल आर्ट पहले इट वाज ए पर्सनैलिटी ग्रूमिंग प्रोग्राम ओके। जिसमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एनहांसमेंट होती थी। आजकल इट इज़ जस्ट स्पोर्ट्स, क्योंकि जैसे ही ये स्कूल्स कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हो गया है तो सर्टिफिकेट्स की वैल्यू हो गई है। तो इसके कारण क्या है कि हर स्कूल क्लब जो भी है उसको होता है कि मेडल लाना है, मेडल लाना है। हाँ जी। एक कमज़ोर बच्चा जो शुरू में मेडल नहीं ला सकता वो क्या करे? तो उसके लिए ये मार्शल आर्ट बना था। और आज जो है वो टच सिस्टम हो गया है, ठीक है। ताइक्वांडो का ही जैसे आप ले लीजिए, मैंने दिस इज़ आई एम दी फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस ताइक्वांडो इन नॉर्थन इंडिया। ओके। हाँ, और मुझे अभी इस जर्नी में 53 इयर्स हो चुके हैं। दैट्स ग्रेट सर। हाँ, ये जो अभी ताइक्वांडो जो चल रहा है हमारा, ठीक है, वो वीडियो गेम्स बन गया है। टच करो, पॉइंट आ जाता है और आपको वहीं रोक देते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। तो इसलिए जो है टच सिस्टम होने के कारण ना पावर आती है ना कुछ है। हमारे टाइम में तो ये था कि कोई ये टच सिस्टम तो था ही नहीं। आवाज़ होती थी ज़ोर से तो जब हम एक दूसरे से फाइट करते थे तो वो पटाक, जब आवाज़ अच्छी आती थी तब रेफरी का मन होता था तो वो पॉइंट देता था, अदरवाइज पॉइंट मिलता ही नहीं था। तो वो हम देखते रहते थे कि भाई लगा है रेफरी पे कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ, फिर जोर से मारते थे। तो इस ढंग से जो है ये पावर का गेम चलता था। तो मार्शल आर्ट्स क्या है वैसे? मार्शल आर्ट्स के मीनिंग्स आज के टाइम में बहुत कुछ लोगों ने निकाल दिए हैं, तो आपके नज़र में मार्शल आर्ट्स क्या है? देखिए, मार्शल आर्ट जो बेसिकली इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और जिसके साथ सेल्फ डिफेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक्सरसाइज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी अगर सेल्फ डिफेंस चाहता है, करना है, कोई प्रॉब्लम में आ जाता है, अगर वो फिट ही नहीं है तो वो सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए फिट रहना ज़रूरी है। ये हमारा इंडिया से ही पहले स्टार्ट हुआ था और फिर धीरे धीरे बौद्धिज़्म से जो है चाइना में गया, जापान में गया एंड ऑल दैट। तो बेसिकली ये भी इसलिए डेवलप हुआ, जैसे शॉलन टेम्पल्स आप नाम सुना हुआ है, ठीक है, कि वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है। क्योंकि ये भिक्षु जब जाते थे तो इनके पास थोड़ा बहुत पैसे होते थे तो रास्ते में लोग लूट लेते थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो उन्होंने एक्सरसाइज के फॉर्म्स स्टार्ट किए, अलग अलग एक्सरसाइजेज करनी शुरू की और धीरे धीरे जो है वो चेंज होता गया और इतना शाओलिन टेम्पल एडवांस हो गया कि वो दुनिया भर के जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जो बेस्ट बनाने लग गए और हार्ड ट्रेनिंग करने लग गए और उसी ढंग से मार्शल आर्ट डेवलप हुआ। और इस ढंग से जो है ये मार्शल आर्ट एज ए सेल्फ डिफेंस एंड फिटनेस और का। मार्शल आर्ट क्यों ज़रूरी है और किस किस एज के ग्रुप के लोगों को ये करना चाहिए? देखिए, मार्शल आर्ट मैंने आपको बताया इज़ ए पर्सनैलिटी ग्रूमिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको कहा कमज़ोर लोगों के लिए बनाया गया था, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसीलिए जो है ये हर एक की एक नेसेसिटी है, क्योंकि आजकल क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और क्राइम ज़्यादा होने के कारण क्या है कि लोगों में अवेयरनेस ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए जो है सेल्फ डिफेंस जो है ये सीखना ज़रूरी है। जैसे आपको 53 इयर्स हो चुके हैं अभी सिखाते हुए, क्या आपको लगा है कि अभी इस चीज़ में अभी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से? क्योंकि अभी जब मैं बाहर जाके भी देखता हूँ तो बहुत सारे, मतलब कहीं पे भी चले जाओ तो वहाँ पे मार्शल आर्ट्स के लोगों ने एक ही लाइन में 3-3 खोले हुए हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स खोले हुए हैं। लेकिन क्या वो बच्चे को सही तरह सिखाते? नहीं सिखाते बच्चे को पता ही नहीं है कि हम सीखने क्या जा रहे हैं। पेरेंट्स तक को नहीं पता कि मैं क्या सिखा रहा हूँ अपने बच्चे को। उन्होंने बाहर पढ़ा कि मार्शल आर्ट्स, चलो जी बच्चों को डाल दो यहाँ पे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्रेज़ बहुत है, लेकिन क्रेज़ के साथ साथ एक चीज़ ज़रूर हो गई है कि अब ये एक पैसे कमाने का ज़रिया बन गया है, ठीक है। बेल्टें बिकती हैं, सर्टिफिकेट बिकते हैं, कंपटीशन में जो हैं प्लेयर्स ख़रीदे जाते हैं, मतलब पहले ही जो है सेटिंग हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो है चीज़ें, मैं तो नहीं कहूँगा कि अच्छी हो रही हैं बल्कि ख़राब हो रही हैं। आपने किससे इंस्पायर होके ये शुरू किया था और कितने साल, 53 इयर्स आपको हो चुके हैं, इंस्पायर किससे हुए थे आप जब आपने स्टार्ट किया इंस्पायर था? ये हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जॉइंट फैमिली थी और जॉइंट फैमिली में ये था कि कमज़ोर मैं ही था, तो बुलिंग मेरे साथ ही होती थी। जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट मार धाड़ का करना होता था मेरे ऊपर ही करते थे, तो मैं रोता रहता था और कोई काम नहीं था। तो बेसिकली मैंने जो है
मार्शल आर्ट का मुझे किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग में आपने सीखना शुरू किया हाँ जी। तो पेरेंट्स ने साथ दिया? देखिए, पेरेंट्स ये है कि मेरे फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी डांटते डपटते रहते थे वो भी, क्योंकि पंजाबियों में ज़रा वो सेटिंग है ना कि भाई एक थप्पड़ वो लगा दो तो वो सेट रहते हैं। तो इसी ढंग से जो है मेरा भी हालात ऐसे ही थे, क्योंकि मैंने बताया था मैं वैसे ही डाउन था। तो मुझे वही था कि भाई मैं सीखूं। और इसमें पीछे बड़ी मज़ेदार बात भी है कि जैसे फिल्म में ऐसे होता है, ऐसे ही मेरा भी हुआ कि मुझे किसी ने कहा मार्शल आर्ट आप सीख सकते हो। तो मैं एक मार्शल आर्ट का जगह देखी और मैंने बाहर जाके देख रहा था। तो वो वहाँ पर जूडो चल रही थी, और जूडो चल रही थी तो वो एक दूसरे को पकड़ के नीचे फेंक रहे थे। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार घर में भी मार पड़ती है और यहाँ भी पड़ेगी, तो रहने दो ये मेरी चीज़ नहीं है। तो मैं वापस आ गया। फिर थोड़े दिन के बाद फिर हुआ कि भाई क्या किया जाए। तो मुझे एक फ्रेंड ने किया कि बाज़ार में कोई बुक ले लो, वो जूडो कराटे कुंफू सीखेगी एक बुक है, तो वो आप ले आओ और उससे करना स्टार्ट करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बुक खरीद के लाया, थोड़ा बहुत उसमें जो एक्शन थे वो मैंने करने स्टार्ट किए और अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस की। 10-15 दिन के बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे काफ़ी आ गया। और फिर घर में मैंने बताया था जॉइंट फैमिली, तो जो जिसने भी मेरे साथ थोड़ी सी बदमाशी की उसको मैंने एक लगा दी। तो एक लगाने के बाद उसका ये नतीजा ये हुआ कि उसने जाके सबको बताया और सारों ने पकड़ के मुझे घेर लिया और इतनी पिटाई की कि जितना भूत था मेरा वो उतर गया। तो उसके बाद लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है मुझे फील हुआ कि नहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा मार्शल आर्ट का जो मैंने पिक्चर देखी थी वो दिमाग में बैठ गई थी कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनस। तो फिर वो जो है मुझे किसी ने कहा कि ये ब्रूस ली की मूवी है, ठीक है। और क्योंकि मैं 62 बॉर्न हूँ और इसी टाइम में ब्रूस ली की डेथ हुई थी और वो उस समय काफ़ी नाम था उसका। तो फिर मैंने भी किसी ने मूवी दिखाई तो मैंने वो देखी। और मूवी देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि वो पतला सा है, काफ़ी लोगों को मार सकता है, तो मैं भी पतला सा हूँ, तो अगर सीख लूँगा तो मैं भी काफ़ी लोगों को मार सकूँगा। और इस ढंग से जो है मैंने अपनी मार्शल आर्ट की शुरुआत की, जाके ज्वाइन किया। और एक टाइम ऐसा था कि भाई फादर की हर 3 साल के बाद पोस्टिंग होती थी, तो सामान हमारा बाद में खुलता था, मैं पहले जाके ज्वाइन कराता था। और सारा कुछ जो है साइकिल पे जाते थे, तो साइकिल काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता था, आना था, वो भी एक फिटनेस का जरिया बन गया। तो दैट इज़ द थिंग जिसने मुझे हेल्प की। मास्टर अभी आपने बताया कि फादर साहब की बार बार पोस्टिंग चेंज होती रहती थी, तो इस दौरान आपने कई मास्टर बदले होंगे, है ना? हाँ जी। आपको आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट मास्टर कौन सा लगा और उनका कोई संदेश जो आप अपने स्टूडेंट्स को देते हो? आप कहना चाहते हैं कि मार्शल आर्ट कौन सा अच्छा लगा? मार्शल आर्टिस्ट टीचर, टीचर। है ना? और उनका कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने स्टूडेंट्स को भी देते हो? मार्शल आर्ट टीचर का मैं देखिए ब्रूस ली का ही एक चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ब्रूस ली आज नहीं है, लेकिन आज भी वो बहुत सारे मार्शल आर्ट आज भी उनको एक गुरु लेके चलते हैं। तो मार्शल आर्ट एक ब्रूस ली ने एक जगह कहा था कि जब मैं मार्शल आर्ट नहीं सीख रहा था तो पंच वॉज ए पंच, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने सीख लिया तो पंच वॉज ए पंच, और आज मैं सीख चुका हूँ काफ़ी, तो पंच वॉज ए पंच, पंच इज ए पंच। तो मुझे पहले समझ नहीं आया कि तीनों लाइन सेम है, पंच इज ए पंच, तो ये फ़र्क क्या है। फिर वो थोड़ा मैंने पढ़ा तो उसमें एक्सप्लेन किया गया था कि जब हम आम इंसान होते हैं तो हम पंच करते हैं तो हम जैसे मन में आता है वैसे हाथ घुमा देते हैं, तो कभी लगता है कभी नहीं लगता, ठीक है। और हो सकता है कि कई बार लगें तो हमारी चोट लग सकती थी। तो उसी ढंग से ब्रूस ली का वही कहने का मतलब था कि भाई पहले जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हर आदमी पंच तो कर सकता है, बट दैट इज़ नॉट द राइट पंच। यस। फिर जब हम मार्शल आर्ट सीखते हैं तो हमें उसकी टेक्नोलॉजी का पता चलता है, फिंगर्स कैसे रखने हैं, ऊपर करने हैं, ऐसे नहीं करने हैं, पूरा बंद रखना है, और थंब पूरा होना चाहिए, आयरन फिस्ट बनना चाहिए, ठीक है। और हम किस ढंग से फोर्स निकालनी है, बॉडी और जो अपना शोल्डर पावर है वो कैसे निकाल सकते हैं, हिप से भी पावर निकाल सकते हैं। आई हैव डन वन इन पंच आल्सो, जो ब्रूस ली का फेमस भी है। मैं थोड़ा सा भी अगर टच करूँगा तो आदमी जो है 3 मीटर तक जाके गिर सकता है। सो दैट इज़ अ थिंग। देन आई हैव डन डिम मैक आल्सो। डिम मैक एक सीक्रेट आर्ट है जिसमें हम पंच करते हैं तो ऊपर कुछ निशान नहीं आएगा, फोर्स जो है इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो पीछे से निकलती है, बॉडी के पीछे से। तो जो हर्ट होगा वो इंटरनल ऑर्गन्स पर हो सकता है। और ब्रूस ली की जो डेथ हुई थी उसमें भी जो है कहा गया था कि शायद डिम मैक यूज़ किया गया है, क्योंकि उसकी कुछ नसें फटी हुई मिली थी।
तो डैमेज मिली थी मैंने, तो मे भी हो सकता है, बट गॉड नोज। मुझे आपके 2 मैसेज याद है ना? एक तो आपने मेरे को दिया था कि मार्शल आर्ट मीन्स वन शॉट दैट शुड बी योर बेस्ट शॉट, और एक आपने सिखाया था कि इफ़ एनीथिंग कैन नॉट किल यू दैट इज़ मेकिंग यू मोर स्ट्रॉन्ग। आपके ये 2 मैसेज मुझे अभी तक याद है। सभी दुनिया के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 3 चीज़ें याद रखें, 3H, ठीक है। हिट, फर्स्ट इज हिट फर्स्ट, हिट हार्ड, हिट लो। हिट फर्स्ट इसलिए कि जब भी कोई सिचुएशन आ जाती है, अगर आप सोचते रहेंगे, सिचुएशन को देखते रहेंगे, तो आपका बचना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए जब आपके दिमाग में आ गया कि मुझे प्रॉब्लम आ गई है, तो यू शुड बी द वन हु शुड हिट फर्स्ट, देन हिट फर्स्ट, हिट हार्ड, ठीक है। अब मैं कहूँ कि एक थप्पड़ मार देता हूँ फिर देखूंगा अब आता है तो मैं मारूंगा, तो वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी हार्ड, मतलब पहली बार में उस दूसरे को समझ आ जाए कि दिस इज़ ए पर्सन जो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तभी वो आपके नुकसान पहुंचाने का विचार भी बदल सकता है। तीसरी चीज़ है हिट लो। हिट लो मीन्स ब्लो बेल्ट। जब भी कोई कंपटीशन होता है, ब्लो बेल्ट नॉट अलाउड। वो इसलिए क्योंकि नीचे जो है हमारी बॉडी के डायरेक्शन कम होता है, हमारी ब्रेन ने ही सारी डायरेक्शन करनी होती है। मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये भी ब्रेन के कारण हो रहा है। आप सिर हिला रहे हैं तो ब्रेन के कारण हो रहा है। पैर हिला रहे हैं तो पैर भी जो है वो अपना ब्रेन हमें करता है। तो उस ढंग से क्या है कि अगर हम नीचे हिट करते हैं तो वो मैसेज काफ़ी टाइम लगता है ब्रेन के पास पहुँचने, और ब्रेन ने वापस जो सिग्नल देना है वो टाइम लेगा। इसलिए हिट फर्स्ट, हिट हार्ड, हिट लो। सो ये 3H जो है वो याद रखिए। मास्टर, सेल्फ डिफेंस एंड मार्शल आर्ट, ये 2 अलग अलग चीज़ें कैसे हैं? देखिए, बेसिकली मार्शल आर्ट इज़ ए फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस, यस। ठीक है। लेकिन लोगों ने, जैसे जूडो है, कराटे है, ताइक्वांडो है, ये अलग अलग नहीं है, ये भी एक फॉर्म है मार्शल आर्ट के। फ़र्क ये है, जैसे एक संतरा है, एक नींबू है, तो दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। उसी ढंग से जूडो है, उसमें थ्रोइंग ज़्यादा होती है। कराटे है, उसमें हैंड टेक्निक्स ज़्यादा हैं, किक्स भी हैं, लेकिन क्लोज डिस्टेंस से फाइट करते हैं। जो अपना ताइक्वांडो है, उसमें किक्स की ज़्यादा यूज़ होती है। कुंफू है, वो एनिमल्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस हिसाब से अटैक करते हैं, क्योंकि एनिमल से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट आना बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन क्या अगर इंसान को मार्शल आर्ट नहीं आता तो क्या वो सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। यस, एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि बेसिकली ये जो मैं प्रोजेक्ट 1 लाख बनाया है, ठीक है, इसी में यही मैं लोगों को समझाना है कि सेल्फ डिफेंस डजंट मीन, इट इज़ जस्ट दी माइंड की कॉमन सेंस को कैसे यूज़ करना है, Yes. ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा और सा आपको चीज़ बताता हूँ कि आपके पास अगर कोई बंदा आ गया है और आपको भागने का रास्ता है, लेकिन उसका ध्यान भटकाना है, तो आप थूक जो है उसके मुंह पे फेंक दीजिए। उससे वो और ज़्यादा अग्रेसिव ये नहीं हो हाँ, मैं जाएगा? ये नहीं, एक मिनट बताता हूँ। थूक फेंकने का मतलब ये है कि बेसिकली क्या है, जब भी थूक किसी के ऊपर फेंक, इवन मैं आपको बोल भी रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा फेस में या माइंड में थोड़ा सा अजीब सा फील होगा, ठीक है। तो जब हम थूक फेंकते हैं तो वो आदमी थोड़ा सा हाथ अपने मुंह से लगाना चाहेगा और साफ करना चाहेगा। उतनी देर जो है आपके पास टाइम है जो आप इधर उधर निकल सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग, दिस इज़ अवेयरनेस, दैट्स ऑल। कि आपने उसको हिट करना है, ग्राइन पे हिट करना है, आइज़ पे हिट करना है, कुछ करना है, और आपको वो मिल नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ करने के लिए जो है आप कपड़ा फेंक सकते हैं, कुछ भी है। तो दिस इज़ दी अवेयरनेस, दैट इज़ देयर। हाँ, या फिर हम उसकी आइज़ पे अटैक कर सकते हैं, जो हमें सबसे पहले मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है। आपने कहा कि अगर मतलब आप भाग सकते हैं, अगर इंसान ना ही भाग सके फिर क्या करे उस सिचुएशन में? हाँ जी, ये भी हम अवेयरनेस में करते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट में भगवान ने बहुत सारे ऐसे पार्ट्स दिए हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट ट्रेनिंग आल्सो। जैसे आप रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ये नी ऊपर उठाते हैं और स्टेप रखते हैं। तो बेसिकली क्या है, यू आर प्रैक्टिसिंग दी मार्शल आर्ट ग्रॉइन पर अटैक का फॉर्म, ठीक है। आप जो है नी अटैक कर सकते हैं बिटवीन लेग्स, ठीक है, राइट। तो ये ऑलरेडी हर एक इंसान जो सीढ़ियाँ चढ़ता है, ठीक है, वो ये चीज़ अप्लाई कर सकता है। नी अटैक विद नी शाउट। अटैक विद स्ट्रॉन्ग, Shout, और ये shout. शाउट भी कर सकते Yes, हैं। exactly. शाउट इसलिए होता है बिकॉज सी शाउट इज ए काइंड ऑफ, जैसे एक स्कूटर है और एक बुलेट है, तो दूर से आप पहचान जाएंगे कि बुलेट की आवाज़ ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप चिल्लाते हैं
तो साउंड से एक तो आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी पावर डबल हो जाती है, ठीक है। दूसरा दूसरा आदमी भी डर सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इंसान कोई गर्ल जा रही है सड़क पर और पीछे कोई आ रहा है, अब पीछे जब आ रहा है तो बेसिकली देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आपने डिस्कवरी अगर देखी हो तो डिस्कवरी में दिखाते हैं कि जो शेर है, किंग ऑफ जंगल, ठीक है, वो भी कोई झुंड अगर जानवरों का जा रहा है तो वो सभी को अटैक नहीं करता है। वो देखते हैं लास्ट में कौन आ रहा है, जो बूढ़ा सा है या बीमार है या कमज़ोर है, तो उस पर अटैक करता है। तो यही चीज़ दुनिया में चल रहा है, यस। ठीक है। लोग जो हैं वो देखते हैं ईजी विक्टिम कौन सा है। तो जैसे एक गर्ल जा रही है और वो कोई पीछे कर रहा है, तो वो ज़्यादातर तेज़ जाती है या उसको डर लग जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो पलट के अगर जोर से बोलते हैं, "ए! क्यों पीछे कर रहे हो?" तो इतने से दूसरे आदमी को अवेयरनेस हो जाएगी जो ये गड़बड़ वाला है कि यार ये अभी से इतना चलाया है, ठीक है, अगर पास जाऊंगा तो पता नहीं लोगों को ही इकट्ठा कर लेगी। क्योंकि ये जितने लोग हैं, ठीक है, इनमें डर बहुत होता है। हम सोचते हैं ये बदमाश है, लेकिन उनमें डर बहुत होता है। वो जब भी कोई बदमाशी करने जाते हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं कि हमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो उनके डर को अगर बढ़ा देंगे तो उनका काम खत्म हो जाएगा। बीएस हांडा जी ने अभी तक कितने लोगों को ट्रेन किया है? 1 लाख कवर कर चुका हूँ। और अभी वो जो स्टूडेंट्स कोई बहुत अच्छा अभी कर रहा हो, सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं अभी? हाँ जी, बेसिकली देखिए जी, कहते हैं कि जो सबसे बढ़िया अभी मेरे पास में है, ठीक है, वो 2 ही इंसान हैं। एक है मेरी बेटी, ठीक है, जो कि 27 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट रही है और 2 साल उसने उसकी एडवांस ट्रेनिंग मैंने कराई है साउथ कोरिया में, ठीक है, और 2 साल उसने यूएस से ट्रेनिंग की है और एज ए कोच भी रही है, और उसके बाद 7-8 ईयर्स जो है कनाडा में एज ए सीनियर कोच ऑफ ताइक्वांडो रही है। और फिर अप्रैल में शी लॉस्ट लास्ट ईयर मना हर फादर इन लॉ, तो उन लोगों ने, शी इज़ मैरिड, एक बच्चा भी है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में वापस आ जाएंगे, तो वो वापस आ गए हैं। शुरू में उसने मेरे साथ थोड़ा देर काम किया और अब जो है उसने अपना इंडिपेंडेंट 86 सेक्टर मोहाली में अपना इंडिपेंडेंट क्लब खोला है जो पूरा दिन चलता है। एक मैंने टाइकांडो में देखा है कि जब कोई फाइट होने लगती है तो वो सिर झुका के करते हैं, क्या होता है वो? बेसिकली दैट इज़ रिस्पेक्ट। ओके। एक्चुअली क्या है, जैसे आर्मी है, आर्मी के पास टैंक भी हैं, सारा कुछ है, वो ये तो नहीं करते हैं कि शहर में ला के गोलियाँ चलाने शुरू कर दें या गोले दागने शुरू कर दें, बिकॉज वो रिस्पेक्ट है, वो जो एक डिसिप्लिन है, तो ये चीज़ है। इसी तरह से मार्शल आर्ट में क्या है कि हम जो भी एक्शंस करते हैं दे आर डेडली, ठीक है। आप एक ये फिंगर्स जो हैं किसी के आइज़ में मार दें तो बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि भाई हमने इसको एज ए रिस्पेक्ट देनी है और कभी कोई मुश्किल आ जाए तभी हम उसको यूज़ कर सकें। इज़ नॉट लाइक दैट कि फ्री फॉर ऑल है कि कभी भी दोस्तों में मार दिया या आस पड़ोस को मार दिया, नॉट लाइक दैट। तो इसलिए जो है ये बॉ करते हैं, तो बॉ मीन्स अपना टीचर को रिस्पेक्ट देना, आर्ट को रिस्पेक्ट देना और जो आप चीज़ सीख रहे हो उसकी रिस्पेक्ट। मैं लिफ्ट में एक लड़की जा रही है, इंसिडेंट है एक, लिफ्ट में एक लड़की जा रही है और लिफ्ट जा रही है 22 मंजिल तक और लड़की जा रहा है 21 मंजिल पे, ओके। और बीच में उसको लिफ्ट में एक लड़का ऐसा है जो उसको तंग कर रहा है। अब उस लड़की को उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो शायद किसी को भी पता नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें सिचुएशन में क्या है कि जैसे अंदर कोई पर्सन आप फ़ील कर रहे हैं कि गड़बड़ डाला है और हाँ, आपने सीधा और 21 का दबा 21 का दिया दबाया मैंने। और वो भी चुपचाप अंदर आ गया, तो वो लिफ्ट रुकेगी नहीं, नहीं तो रुकेगी बहुत लिफ्ट, टाइम लग हाँ जाएगा, बिल्कुल उसमें रुकेगी। बहुत कुछ हो सकता है। हो तो सकता है, उसमें हाँ। उसको है, उसको बोलना चाहिए एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, और वो जो जितने बटन हैं, ठीक है, वो सारे दबा देने चाहिए, ताकि सारे रुकती फ्लेयर्स जाए, के। हाँ, तो वो क्या होगा, हर रुक के फ्लोर पर जाएगी। वो रुकेगी, तो आपको लगता है कि गड़बड़ है तो आप बाहर निकल जाइए, हाँ। अदरवाइज रुक तो रही है, ठीक है, तो वो जल्दी कुछ कर नहीं पाएगा। और खासकर कोशिश ये कीजिए जब आपने वो दबा दिया है तो पीठ जो है वो बटनों के साइड ही कर ले ताकि वो स्टॉप का बटन भी ना दबा सके। लेडीज रोड में चल रही है पर्स टांग के, तो उसको लेफ्ट में टांगना चाहिए कि राइट में टांगना चाहिए पर्स, ताकि उसका पर्स ना खींच के लेके जाए कोई? हाँ, देखिए ये एक चीज़ मैं बताऊँ, 99.9% जो पर्स स्नैचिंग होती है, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम द राइट साइड, क्योंकि जो हमारा फास्ट लेन है वो राइट साइड है, लेफ्ट साइड स्लो है, हाँ, राइट ठीक से है, टांगती है, ठीक है, राइट हाँ। है। तो जो लेफ्ट साइड से अगर कोई छीन के ले जाता है तो आगे पब्लिक आ रही होती है, स्लो होती है, वो टकरा जाएगा और पकड़ा भी जा सकता है। तो राइट साइड से बेसिकली
जो है ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं वो राइट साइड डालते हैं, और दैट इज़ रॉन्ग साइड। लेफ़्ट साइड में डालें और थोड़ा वो क्या कहते हैं, ट्राई वाला, ट्रायंगुलरली हाँ, डालें तो ट्रायंगल ज़्यादा वाला बेटर डालें। रहेगा। हाँ, आप डाइट प्लान क्या फॉलो करते हो फिलहाल? डाइट का ऐसे है जी कि बेसिकली डाइट के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें कहूँगा। लाइफ़स्टाइल आप कहो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? बिकॉज़ हमारा जो लाइफ़स्टाइल है ऐसा होना चाहिए जानवरों की तरह। मैं जानवर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंसान पहले जानवरों से जानवर। इंसान बना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए नेचर में सबसे बढ़िया जो रहते हैं वो जानवर रहते हैं। उनका कोई डॉक्टर नहीं होता, उनको कोई बीमारियाँ नहीं होती, ठीक है? हम लोग ही जो हैं बड़े लालच आ जाता है, पिज़्ज़ा खा लें, बर्गर खा लें, ये खा लें, वो लें, और वही चीज़ें जाके आगे हार्मफुल करती हैं क्योंकि दैट इज़ नॉट नेचुरल। तो जितना नेचुरल फूड हम रखेंगे वो बेटर है, ठीक है? अब अगर आपने जूस पीना है तो वो एक जहाँ मौसमी वाला है या वो उससे निकलवा के वो पीना वो ज़्यादा बेटर है, बजाय उसकी टेट्रा जगह एक पैक के। कैन ले लें, हाँ, क्योंकि उसमें ठीक है? शुगर होती है। शुगर होती है, हम्म। सिट्रिक एसिड और काफ़ी चीज़ें हाँ, बहुत हैं सारी जो चीजें वो होती हैं, तंग करती बोलते तो हैं। हैं वो, हाँ, होता नहीं लेकिन उसमें कुछ ऐसा। दैट इज़ क्योंकि उसको कोई पढ़ता नहीं उसके डब्बे के पीछे। हाँ, उसमें लिखा होता है प्रॉपर कि शुगर कितना शुगर है, इतने जल्दी ये है। कितना है, ये कितना है, हाँ, तो तो वो पढ़ते जितना नहीं लोग। नेचुरल से दिखे है। दूसरी चीज़ है जैसे जानवर सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, और रात को जल्दी सोते हैं, उसी ढंग से हमें अपना खाने का करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप मुझे पूछें तो मैं 3:30 उठ जाता हूँ, मेरा कोई अलार्म नहीं है, ठीक है? बॉडी अपने आप 3:30 उठा देती है, ठीक है? और शाम को जो है 6 बजे तक, 7:30 बजे तक जो है मैं खाना खा लेता हूँ। हाँ, क्लास जो मेरी जो ख़त्म होती है तब भी मेरा जो है कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि शाम को जो है जैसे ही क्लास से बाहर निकलूँ तो मेरा डिनर हो जाता है, और वापस आने तक जो है मेरा पच भी जाता है, और रात को 9:30 मैं बेहोशों की तरह जो है वो बेहोश होके सो जाता क्योंकि 3:30 उठ जाते हैं अब इसलिए। आपने एक टाइगर श्रॉफ के साथ एक मूवी की थी, तो उस उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? हूँ। बहुत अच्छा रहा। देखिए, टाइगर श्रॉफ का मैं एक तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगा कि ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। क्योंकि ये फ्लाइंग जट मूवी थी हाँ, जो हमारे साथ, फ्लाइंग सिक था। फ्लाइंग जट, अच्छा, फ्लाइंग फ्लाइंग जेट, जेट। ओके फ्लाइंग ओके। जेट, हाँ जी, वो थी। वो ये हमारे सेक्टर 8, चंडीगढ़। सॉरी सेक्टर 15 में हुई थी, चंडीगढ़। ठीक है, हाँ। ओके। और डीवी स्कूल में वहाँ पर उन्होंने सेटअप किया था, तो हमारा सेंटर साथ में था। तो बेसिकली एक तो ननचाकू जो है वो एक्शंस थोड़े बहुत हमने कराए थे, क्योंकि आपको पता है ये सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो याद कराना होता है, तो दैट इज़। और दूसरी चीज़ है कि उसमें उनको बेल्ट बांधना भी भूल गए थे, क्योंकि कभी क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद कर बहुत रहे टाइम थे, के बाद कर क्योंकि रहे उनका थे एंड ऑल प्रोफेशन, दैट, हाँ। प्रोफेशन दूसरा है। तो जब भी मैं बेल्ट बांधने के लिए जाता था तो जितने उनके 5-6 लोग जो उनको ड्रेसअप और वो क्या करवाते बोलते थे, हैं फेस हाँ पर हाँ। सारा वो करा रहे मेकअप होते थे, आर्टिस्ट हो मेकअप गए। आर्टिस्ट एंड ऑल दैट, उनको वो बोल देते थे साइड हो जाओ, इज मास्टर, लेट हिम कम। वो बेल्ट बांधेंगे और बेल्ट बांधने के बाद वो मुझे बॉ करते थे, और फिर उसके बाद मानो ये रिस्पेक्ट स्टार्ट आती होता। है, मतलब ये ये रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट थी, उनको है। पता था कि भाई एक मार्शल आर्ट की किस ढंग से रिस्पेक्ट होती है, और उसी कारण जो है वो सारे जितने वहाँ पर लोग थे वो भी रिस्पेक्ट देना शुरू हो गए थे। हाँ, दैट वाज द ग्रेटनेस ऑफ टाइगर श्रॉफ। अच्छा मास्टर, कभी आपको ऐसा लगा कि ये प्रोफेशन आपको छोड़ देना चाहिए? हाँ जी, लगा? हाँ, वो इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ में आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने ताइक्वांडो इंट्रोड्यूस किया था नॉर्थ इंडिया में, और फिर बाद में पता चला चंडीगढ़ अलग स्टेट है और पंजाब अलग है, तो मुझे फिर मैंने चंडीगढ़ जो है छोड़ा नहीं, वो मुझे चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल चंडीगढ़ जो कहते हैं, The तो city उससे, beautiful. हाँ, सिटी ब्यूटीफुल, तो इससे प्यार था, तो मैं यहीं आ गया, और यहाँ पर काफ़ी साल मेरा सब ठीक चलता रहा। फिर ऊपर जो हमारी फेडरेशन है, ठीक है, वो 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, और उसमें जो है क्या नाम जो एक फेडरेशन थी जो नई बनी थी, वो सारे अपने जो लोग हैं वो चेंज कर रहे थे, एंड ही वाज ए आईपीएस अफसर, तो वो जो है क्या नाम अपने सारे हथकंडे अपना रहे थे। तो मेरे पर भी जो है उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को बोला कि जी आप ट्रांसफ़र लिख दो क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई है या समथिंग लाइक दैट, तो मैंने वो उनको अलाउ कर दिया। उन्होंने वही लेटर को मुद्दा बना दिया कि हम जो हैं मेरे से वो परेशान थे या मैं पैसे मांग रहा था, और इसलिए जो है, और वो मेरे पर
मतलब दूसरे दिन अखबार में पढ़ रहा हूँ कि मैंने 25,000 जो है वो पैसे उनसे लिए हैं, अच्छा। मांगे हैं या समथिंग लाइक दैट। तो वो मैं बड़ा घबरा गया, क्योंकि मैं तो सीधा साधा बंदा हूँ, चल कभी ऐसे काम किए नहीं है। तो वो फिर मैंने सीधा क्या किया, मैं प्रेस क्लब में गया, उनको मैंने बताया कि भाई ये फैक्ट है और ऐसे मेरे साथ किया जा रहा है। तो उन्होंने प्रेस वालों का भी थैंक्स मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी स्थिति को समझा, और वो मेरे कई साल से जुड़े थे, मेरे मेडल्स बहुत थे, सारा कुछ था। तो उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, आप जाइए घर, आराम से रहिए, हम इनको ठीक कर देंगे। तो दूसरे दिन से जो है उन्होंने वो फेडरेशन के ख़िलाफ़ इतना कुछ लिखना शुरू कर दिया कि उन्होंने कोई भी मेरे ऊपर केस वगैरह नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक ऊपर फेडरेशन की मीटिंग में जो है अपने वो यही हथकंडों के कारण वो अपना के जो है एक सब कमेटी बना ली, जो सेकंड कमेटी जो मना मेरे एसोसिएशन को रन की, और सारों को मिला के उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरे सारे स्कूल्स, मेरे सारे क्लब्स, मेरे सारे स्टूडेंट्स इन्होंने हथिया लिया। तो उस दिन मुझे फील हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब दिस लाइन। तो मतलब फिर मुझे हो गया कि यार मैं छोड़ देना, और मैं छोड़ के जो है पठानकोट चला गया कि यहाँ से नहीं, मैं कहीं और जाके करूँगा। फिर वहाँ जाके मन आया कि नहीं, जहाँ पर जगह है वही है। कोई अगर कॉलेज से अगर प्रोफेसर चले जाता है तो वो छोड़ थोड़ी देता है। और फिर मैंने वापस आया, और बल्कि उससे डबल और जोश के साथ और ज़ोरों शोरों से जो है मैंने अपनी क्लासेस फिर दोबारा की, और नोबडी कैन टच मी नाउ, क्योंकि मैंने जो काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बनाए और सारा कुछ किया। तो मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार टाइम ज़रूर आ गया था मेरे लिए कि भाई ये, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई है। एग्जैक्टली। गलत हथकंडे अपनाते हैं दूसरे को डाउन करने के लिए, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, आपने पॉलिटिक्स की बात की, तो इंडिया में मार्शल आर्ट की पॉलिटिक्स ज़्यादा ख़राब है या फिर बाहर? इस समय तो पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है, और ख़ासकर इंडिया में तो आई थिंक इंडिया हर चीज़ में आगे है। तो यहाँ पर कोई ऐसी गेम्स की, स्पोर्ट्स की फेडरेशन नहीं है जिसमें जो है क्या नाम है ये पॉलिटिक्स ना हो। अच्छा। और आज टीएफआई जो है, मैं हैरान होता हूँ कि भाई मैंने अपना चंडीगढ़ ताइक्वांडो एसोसिएशन से वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। और मैं फेडरेशन से भी मैंने लिख के दे दिया है कि आई एम नॉट विद देम, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स है, इतनी पॉलिटिक्स है, बच्चों को कहाँ लेके जाएं, इतना फ्यूचर उनका ख़राब हो रहा है। सो दैट इज, और अभी तक चल रहा है। अच्छा। कि बच्चों को ये भी नहीं पता कि 2-3 फेडरेशन में से कौन सी सही है। नहीं, लेकिन जो बच्चे सीख रहे हैं आजकल मार्शल आर्ट्स, उनके पेरेंट्स को पता है कि वो सिखा क्या रहे हैं बच्चे को, या बच्चा क्या सीख रहा है वहाँ पे? बच्चा जा तो रहा है। इसमें बहुत बड़ा हाथ इंस्ट्रक्टर्स का ना, जो आप पहले भी कह रहे थे कि वो ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक है जी, आप बच्चों को नहीं करोगे उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इस ढंग से जो है वो मैनिपुलेट करते हैं। और आजकल आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि पैसे भी बहुत चलते हैं। तो एक इंस्ट्रक्टर जब जाता है तो जैसे 1500 अगर फीस है तो 500 उसकी होगी, और 1000 रुपया जो है वो कंपटीशन का होगा। और वो लेके आता है, उसको होता है कि भाई जितने ज़्यादा लेके आऊँगा उतनी मेरी कमाई हो जाएगी। तो दैट इज़ द थिंग। टेस्ट क्या होता है, अब टेस्ट जो है, मैं कई बार मुझे मेरे जो क्लब के स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं स्कूल में उनके चल रहे हैं मार्शल आर्ट, और सबसे फ़ीस मांगेंगे, और तो मैं देखता हूँ कि भाई उसका तो अभी वो लेवल ही नहीं आया है, और तब भी उसको बोला जा रहा है कि नहीं आपने जो है टेस्ट देना है, क्योंकि उसको वो फ़ीस उसकी मिल जाएगी। आपने जो 1 लाख स्टूडेंट जो ट्रेन किए हैं, क्या वो प्रॉपर अभी भी वही चीज़ कर रहे हैं? उसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रॉपर अभी उसी चीज़ को कर रहे हैं? देखिए उसमें ऐसे है कि आज भी वो जैसे आपकी कर, डॉटर कर रही है, आपका सन कर रहा है, हाँ, और नहीं नहीं नहीं, वो भी कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि बेसिकली मेरा जो सिखाने का वे था, वो मेरा कभी भी ये नहीं हुआ कि मैंने एक सब्जेक्ट कराना है, ठीक है। जैसे ताइक्वांडो कराना है तो ताइक्वांडो ये नहीं कि भाई ताइक्वांडो में मेडल्स लेके आना है। मैं हमेशा ओवरऑल फिटनेस का देखता था, क्योंकि मैंने सिर्फ ताइक्वांडो की एक्सरसाइज नहीं, मैं क्योंकि डिफरेंट मार्शल आर्ट्स की हुए हैं, मैंने जूडो भी की हुई है, अकीडो भी की हुई है, जुजोसो भी की हुई है, किक बॉक्सिंग भी अभी आई थी तो वो भी की हुई है। सब सेमिनार, सब जगह मैं जाता रहता हूँ, तो बहुत सारे चीज़ों की नॉलेज आती रहती है। तो उस ढंग से जो है मैं उनको कुछ ना कुछ डिफरेंट वेपन्स करा दिया, कुछ भी करा दिया, कराता रहता था। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो गई। अब जैसे मेरा जो हमेशा
रहा है थीम मार्शल आर्ट में, वो ये है जो स्कूल में एक बच्चा सीखता है। जैसे स्कूल में जब ज्वाइन करता है तो बच्चों के बहुत सारे वो होते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है, 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसी ढंग से मैं इनको बीच में जूडो की भी प्रैक्टिस, थ्रोज भी करा दिए, वेपन्स भी करा दिए, ननचको भी करा दिया, स्वॉर्ड भी करा दिया, सारी चीज़, तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। तो आज भी मेरे स्टूडेंट जो हैं वो मिलते हैं, मैं तो हैरान हूँ। सेक्टर 17 में गया तो एक पर्सन लंबा सा, मुझसे 6 फीट का होगा, पूरा नीचे ही लेट गया और मेरे पैर पकड़ लिए। पहले तो मैं पीछे हट गया, ये कौन है भाई। फिर उसने बताया कि सर मैं आपका पुराना, और ये मार्शल आर्ट जो आपने कराया था, जो आपने इथिक्स सिखाए और जो मतलब अंडरस्टैंडिंग सिखाई, जो लाइफ स्किल्स सिखाई, वो आज भी काम आ रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि भाई आज भी जो है अब ये सिर हिला रहे हैं परफॉर्मेंस, दैट मीन्स कि भाई ये खून में आ गया है और वो सब जगह यूज़ हो रहा है। जो बच्चे हैं, बच्चों को कितनी वो पता होना चाहिए, जो 3 चीज़ें ऐसी पता होनी चाहिए ताकि वो छोटे बच्चे भी उसको अपना डिफेंस कर सकें। जी हाँ, छोटी-छोटी मतलब जो हर पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि मेरे बच्चे को ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे स्कूल में चैप्टर होता है कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, बच्चों को बताते हैं, ये गुड टच है, ये बैड टच है। वैसे 3 चीज़ें ऐसी कौन-सी हैं, जौन-सी पेरेंट्स बताएँ बच्चों को कि बेटा ये तेरे को पता होना चाहिए, अगर तू सिचुएशन फँसे तो ये यूज़ करियो। हाँ जी, ये जैसे आपने कहा बैड टच, गुड टच, ये तो ज़रूरी है, हर पेरेंट्स को समझाना चाहिए। दूसरी चीज़ है, ज़्यादातर क्या होता है जब छोटा बच्चा बड़ा होता है ना, तो हर एक जना उठाता है, यस। ठीक है, राइट। और थोड़ी देर के बाद जब उसको समझ आ जाती है कि ये मेरे मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर है, सिस्टर है, मामा है, ताया है, जैसे, तब उसको समझाना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए फैमिली एंड ए स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर जो है, आज मैंने कई बच्चों को पूछता हूँ कि हाँ भाई ये जो दूध वाला रोज़ आपको देखे जाता है, ये स्ट्रेंजर है? तो वो कहते हैं नहीं ये स्ट्रेंजर नहीं है, इसको लेकिन तो रोज़ स्ट्रेंजर है वो देखते तो। हैं। स्ट्रेंजर। और जो काम वाली आती है, ठीक है, उसको भी वो स्ट्रेंजर नहीं मानते, जबकि वो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर है ठीक है। वो। और ऐसे लोग जो हैं, इवन जो रेप केसेस हुए हैं कई जगह हुए हैं, ये सारी वो चीज़ें सारे इंटरनल लोगों से ही होते हैं, जो इंटरनल लोगों से है। तो इसलिए जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं फैमिली मेंबर्स, वही आपके पड़ोसी अपने कर हैं। लेता है, फैमिली मेंबर कर हाँ, लेता है, सो चाचा कर रहा है, वो मामा कर रहा है। स्ट्रेंजर का अगर हम बताएं तो वो ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़ है ये है कि बच्चों को बताना है कि भी जल्दी किसी से मतलब जो है वो उनकी बात नहीं माननी। नहीं, जनरली क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है हर एक जना बुलाने लग जाता है, बेटे ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ठीक है, इधर आ जाओ मेरे साथ, मैं घुमाने ले जाता हूँ। तो बेसिकली ये भी एक बहुत आजकल एक इशू बड़ा बन गया है कि बच्चे को जैसे ही उसकी समझदारी बढ़ जाती है तो उसको समझाना है कि हर एक के साथ नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आपको बुलाता है कि आप इधर आ जाओ या कुछ भी आ जाओ, कि भी स्कूल से आपको पिकअप कर रहे हैं, आपके फादर सामने का है, ठीक है, जस्ट लेट, तो एक कोड रखना चाहिए जो मतलब है। कोड में ये हो जाता है कि जैसे कोई कोड दे दिया बच्चे को कि ठीक है भाई इन केस कोई इमरजेंसी है, कुछ है, तो आप ये कोड उनको बताना है, मैं कोड बता के भेजूँगा। तो वो जो भी पर्सन है उससे कोड पूछ सकते हैं, तो उसको तो कोड पता ही नहीं होगा, तो वो बच्चा अपना कुछ बच सकता है। तो बच्चों के पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अपने आप को बचा, मतलब किसी ने बच्चे को पकड़ लिया एक को, मान लो है ना, कि लेके जा रहा है, तो बच्चा कोई ऐसा है कि जिससे वो अपने आप को सेव कर सके। हाँ, ज़रूर। उसमें ऐसे है जी, देखिए मेरे पास जो है 4-5 साल का जो बच्चा आता है, ठीक है, अब उसका हाथ पकड़ लें तो छुड़ा नहीं पाएगा, लेकिन मेरी अगर ट्रेनिंग ले लेगा तो छुड़ा लेगा। वो इसलिए क्योंकि मैं उसको सिखाता हूँ कि काटना भी जो है एक फॉर्म ऑफ वेपन सेल्फ है। डिफेंस। हाँ, वेपन है। सेल्फ डिफेंस है। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे एक बच्चा जो 1 डेढ़ साल 2 साल का होता है, जिसके दाँत आ जाते हैं, तो हम कभी भी उसके मुँह में उँगली नहीं नहीं डालते हैं। डालते क्योंकि वो हाँ, काट वो लेता है काट वो। लेता है और बहुत ज़्यादा, और हाँ, वो छोड़ता हमारे भी नहीं है। छोड़ता भी नहीं है और बहुत पेन होती है, या पेन ठीक होती है है, बहुत राइट। ज़्यादा, हाँ। तो उसी ढंग से अगर जो 4-5 इयर्स का बच्चा है, अगर वो हमें काट लेगा तो हमारे 1 हफ्ते तक जो है पेन नहीं जाएगी, मतलब इतनी पावर होती है, क्योंकि वो कितनी बार जो है वो खाना खा खा के पावर होगी। वी आर नॉट डॉग्स, लेकिन एक वो याद रखना चाहिए कि भाई हम काट भी सकते हैं, तो दैट कैन बी ए एसेट, ठीक है। और बाई चांस कोई ले जाने लगे तो बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि उनकी टांगी पकड़, नीचे बैठ के टांगी पकड़ लो। बट मास्टर बच्चे को तो चकना आसान नहीं है टांग से, मतलब देखिए उसमें ऐसे है कि ये कई चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल होगा तो मैं तब बता पता सकता लगता है, हूँ यस हाँ। इसमें मास्टर। अलग। और मेरा एक सवाल और था मास्टर कि अभी आपने बात किया कि
स्ट्रेंजर हैं, सही कह रहे हैं आप। मोर देन अभी रिसेंटली 2021 का ही दिल्ली की रिपोर्ट है कि 70%, मोर देन 70% जो रेप्स होते हैं वो आपका कोई नॉन होता है जो करता है ना। एक हम उनको ये सिखा सकते हैं कि हाँ, एवरीवन इज स्ट्रेंजर। और इसके अलावा क्या पेरेंट्स की भी कोई ड्यूटी बनती है कि जो उनको अच्छे से सिखाए, या फिर टीचर आप कैसे, मतलब और क्या क्या सिखाते हो अपने बच्चे को? 5 चीज़ें जो बच्चे को पता होनी चाहिए। हाँ, देखिए उसमें ऐसी है, जैसे मैंने बताया बैड टच राइटर हो गया। दूसरी चीज़ मैंने बताया स्ट्रेंजर की इंट्रोडक्शन होना चाहिए, भी ये स्ट्रेंजर है नहीं है, पूछते रहना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि एक कोड का मैंने बताया जैसे हो गया, ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि बेसिकली बच्चे जो हैं एक टाइमिंग होना चाहिए हमेशा पेरेंट्स को, यस कि मास्टर। इतने बजे गए हैं तो इतने बजे आ रहे हैं, यस ठीक है। मास्टर। अगर वो टाइम बाउंड नहीं रखेंगे तो बच्चा कभी 15 मिनट आधा घंटा लेट भी हो गया तो दैट इज़ ए रॉन्ग थिंग, ठीक है। तो दैट इज थिंग। तीसरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ काफ़ी बना के रखने चाहिए। अब जैसे मैं एक किस्सा बताता हूँ कि मैं पुलिस से भी फास्ट काम किया, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये लॉ भी चेंज होना चाहिए जो मैं अभी बता रहा हूँ। उसमें ये था कि मेरी एक स्टूडेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रही थी, मॉर्निंग क्लास में लेती थी, तो ऑन 1 अप्रैल वो नहीं थी। अच्छा। अब 1 अप्रैल फूल्स डे होता है, अप्रैल पर फूल। शी वॉज वेरी मतलब डेडिकेटेड एंड ऑल दैट। कभी छुट्टी मतलब कोई छुट्टी होती है, पेरेंट्स भी बाहर जाते हैं, वो पहले इंसिस्ट करती थी कि मुझे वो करना है। तो शी वॉज मच्योर, मतलब करीबन आई थिंक 10th में थी या 11th में थी ऐसे। तो वो नहीं आई, तो फिर मैंने मतलब सेकंड डे मैंने उसी दिन शाम को ही शायद मैंने कॉल कर लिया उसके फादर के, भाई आज सुबह आई नहीं। कहते सर वो तो घर पे नहीं है। मैं जी घर पे नहीं है तो कहाँ है? कहते हमें पता ही नहीं है, हम तो ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा है ये कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि भाई वो उसको सुबह से वो स्कूटर लेके गई थी, तो वो अभी मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा भी आप पुलिस को बताओ और वो करो। कहते जी पुलिस वाले के पास गए थे, तो वो कहते हैं कि जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते यस मास्टर। हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। यस। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा बड़ा मामला है जो Yes, पुलिस master. वालों को चेंज करना चाहिए यस कि मास्टर। भाई कोई अगर लापता है तो 24 आवर्स में तो बहुत कुछ बहुत हो कुछ सकता है। 24, 2 घंटे बहुत है मास्टर। 2 घंटे यस। बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। यस मास्टर, 2 घंटे भी बहुत इवन है। जो है 5 मिनट 10 मिनट में बच्चा नहीं है उतने। देखिए अभी वो दिखाते हैं कि भाई उस मोटरसाइकिल पर आए और बच्चा कोई खड़ा है उठाए और ले गए, उसको कितनी देर लगती है? हार्डली सेकंड्स। यस। तो सोचिए सेकंड्स भी जो है मुश्किल है। तो वो क्या था कि जो मतलब बच्ची थी वो नहीं आई। अब आई एम डूइंग सेल्फ डिफेंस सेमिनार्स, तो मुझे सारा पता था। मैंने कहा जी आप जो है बच्ची ने क्या कपड़े डाले थे वो बताओ, ठीक है। उसका हाइट कितनी थी वो बताओ, उसका कलर क्या था वो तो मुझे पता था, फिर भी मैंने उनकी तरफ से लिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई कितने बजे गई है, क्या है कोई और ऐसी चीज़ जो आपको जो बता सके, कोई उसका फेस में कोई, जैसे हम ये मेरे जैसे चोट है तो ऐसे कोई मार्क्स वगैरह हैं जिससे आइडेंटिफाई हो सके। तो कई बार इधर उधर मार के भी छोड़ जाते तो आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने नोट की, और नोट करने के बाद जो है फिर मुझे एक चीज़ उससे पता चला कि भाई जो ये है क्या कहते हैं, उनके पास एक मैसेज आया हुआ था जिसमें ट्रेन बुकिंग का था, दिल्ली से ट्रेन बुकिंग का। तो मैंने कहा ओके वो आप मुझे भेजिए। तो ट्रेन बुकिंग का मैंने चेक किया कि भाई वो दिल्ली से मुझे अभी जगह याद नहीं आ रही कहाँ पर वो है, तो वहाँ पर वो जाना था, और वहाँ से फिर वो आगे एक और ट्रेन थी वो ज़्यादा। तो ये बच्चे ने अपने आप बुक करके किया। तो वो जो है मैंने ट्रेन दिल्ली थी, तो मैंने क्या किया, दिल्ली फ़ोन किया, दिल्ली में उनकी फ़ोटोग्राफ भेजी वहाँ के जो रेलवे पुलिस होती है उनको। मैंने कहा कि अपने जो CCTVs हैं उसमें आप देखो, चेक करो और इसको आइडेंटिफाई करो। तो वो आइडेंटिफाई नहीं करे। फिर मैंने स्टेशन मास्टर को किया कॉल, उसको बोला कि भाई आप जो है ये ट्रेन में चेक करो कि वो बच्चा गया है या नहीं गया। तो उसने TT से पता करके बताया कि जी वो तो चढ़ा ही नहीं है। मैंने कहा ये भी एक बड़ी सिचुएशन बन गई।
तो यहाँ तक मैं पहुँच गया था। फिर वो जहाँ पर डेस्टिनेशन ख़त्म था और बीच में जितने भी स्टेशंस आने थे उस ट्रेन के, तो मैंने अपने बेटे के साथ बैठ के हम हर एक स्टेशन पर उसकी फ़ोटोग्राफ, ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशंस जो भी है, वो सारी कपड़े कौन से डाले थे, वो सारी उनको हमने बोला, भेजा, ठीक है। ऐसे करते थे। लास्ट जो स्टेशन था जहाँ पर ख़त्म होना था, वहाँ तक भी हम पहुँच के उनको भी कहा। तो उन्होंने जब मैंने बताया तो विदिन 2 आवर्स, ठीक है, उन्होंने मुझे बता दिया कि यस, हमने सीसीटीवी पर वो गर्ल को देख लिया, अकेली थी, ठीक है, देख लिया, लेकिन अभी स्टेशन पर नहीं है, बट विल फाइंड आउट, ठीक है, राइट। और उसने वहाँ से दूसरी ट्रेन लेनी थी, हाँ, मतलब वो थी उस 4-5 घंटे के बाद, और उन्होंने जाना था बॉम्बे, ठीक है, वो बॉम्बे की ट्रेन थी। तो वो जो है क्या नाम अपना ये उन्होंने मतलब जैसे ही थोड़े टाइम के बाद मैं अपनी क्लास में गया, तो वो फर्स्ट अप्रैल को ही शाम को 6 बजे मैं क्लास रहता था, मुझे फ़ोन आ गया कि हमने उसको अपने पास कर लिया है, मतलब शी केम टू द स्टेशन, तो हमने उसको साथ में रख लिया है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने वहाँ का जो स्टेशन था वहाँ की पुलिस को भी मैंने कॉल कर दिया, उनको भी दे दिया। तो मतलब ये थोड़ी अवेयरनेस होती है कि चीज़ें अगर आप जल्दी करेंगे तो हो जाएगी। तो वो क्या हुआ, आइडेंटिफाई हो गया और उसको अपने कस्टडी में ले लिया उन्होंने। उधर पेरेंट्स को भी बता दिया, और मज़ेदार बात कि जिस समय मैंने पेरेंट्स को कॉल किया तो वो पुलिस वाले उससे अभी पूछ रहे थे कि भाई हाँ जी, आगे बताओ कुछ चीज़ें मतलब जो उनकी होती है, कि पर plan अभी क्या भी था? एफआईआर नहीं हुई थी। अच्छा, और ठीक मैंने है। उनको कह दिया कि भाई गर्ल्स हैव बिन फाउंड, और वहाँ पर है, आप जाके ले सकते हो, ठीक है। तो इस ढंग से क्या है कि एक मैं अवेयरनेस करना चाहूँगा कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू शुड डू द थिंग्स फास्ट। यस। और ये पुलिस वालों को मस्ट, ठीक है, एक लॉ को चेंज होना चाहिए कि 24 आवर्स इज ए वेरी वेरी बिग थिंग। बट लड़की खुद जा रही थी, कहाँ जा हाँ, रही थी? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वो क्यों गई है। वो ऐसे था कि वो सीरियल एक देखती थी डांस डूंस का, अच्छा, और डांस में शी वॉज गुड, ओके। और उसके फादर स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। उसको पता था कि भाई मैं बॉम्बे नहीं जा सकती। तो ये जो वहाँ स्टोरीज सुनाते हैं ना, ठीक है, कि जी मैं ऐसे आई वैसे आई, ऐसे ही ऐसे बस वही दो सुन बच्चे के थे, वो अपने आप ही टिकट टुकट का जुगाड़ के वहाँ पहुँच गए थे, और वो फर्स्ट सेकंड में समथिंग आ गए थे, ठीक है। तो यही उन्होंने इंस्पायरेशन ली और अपने आप ये जुगाड़ करके जो है वहाँ बॉम्बे पहुँचने का। और बॉम्बे में इन्होंने कॉल भी कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि आप आ जाओ, हम आगे देख लेंगे। अब सोचो, एक लड़की अगर बॉम्बे पहुँच जाती, तो अब कहीं भी किसने की थी वो पता ही नहीं चलना था। जब मार्शल आर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो जो आपका स्टूडेंट होता है तो उसके दिमाग में बहुत नर्वस होता है वो, तो नर्वसनेस कैसे दूर करते हो उसकी? देखिए, उसमें ऐसे है, नर्वसनेस दूर करने के लिए मैं मेडिटेशन कराता हूँ। ओके। मेडिटेशन हज़ारों साल से जो है वो चल रही है, और मेडिटेशन जो है हम भूलते जा रहे हैं, ठीक है। मेडिटेशन एक ऐसे है जो हज़ारों साल से थी और अगले हज़ारों साल तक रहेगी, रहेगी। ठीक है। ये इतनी अच्छी आर्ट है, हम्म। तो हर एक को करना चाहिए। और फिर मैं अपने बच्चों को जो है हर एक क्लास में, इवन छोटों से लेके बड़ों तक सबको मेडिटेशन कराता हूँ। आपने भी की Yes, होगी, master. हाँ। तो वो मेडिटेशन में ये है कि जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं उसको मैं आंख बंद करके वही चीज़ प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। एक बार एक्शन किया, उसके बाद मेडिटेशन में एक्शन किया। तो एक्शन करने से क्या होता है कि उनके आइज़ क्लोज में जब आप करते हैं तो बेसिकली वो एक तरह से मेडिटेशन का रूप हो जाता है। और इवन मैं बताऊं कि नेशनल में उनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती थी, मैं अलग अलग सिचुएशन देता था मेडिटेशन में कि ठीक है, ये आप हमने प्रैक्टिस की है, अब आप जो है, मैं मेडिटेशन के साथ विजुअलाइजेशन यूज़ करता हूँ। विजुअलाइजेशन होता है जिसमें हम विजुअल उनको देते हैं, तो आंख बंद करके कि जी आप कंपटीशन में चले गए हो, अब आप गार्ड डाल रहे हो, अब अरीना में पहुंच गए, अब इससे फाइट करा रहे हो, मैनिफेस्टेशन। हाँ। तो वो फाइट कर रहे हैं, तो उस समय वो आंख बंद करके ही फाइट करते थे। और मैं बताऊं, जैसे कहते हैं ना भूत आ जाना, तो आई कुड फील इट कि वो पूरा हिल रहे हैं, फील कर रहे हैं कि फाइट हो रही है। उसके बाद जब वो उठते थे तो वो कहते थे कि हाँ यस, मतलब हमने वो सारी चीज़ें फील की हैं, और राइट, और बड़ा अच्छा लगा है। फिर वो उनसे मैं आइडेंटिफाई कराता था कि क्या चीज़ आपकी गड़बड़ रही है।
तो वो मेडिटेशंस के थ्रू ही अपनी जो वीकनेसेस है वो आगे ले आते थे, जो मैं भी कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। ऐसे ही मैंने एक फुटबॉल एकेडमी में गया और वहाँ पर मैंने मेडिटेशन का लिया, तो वो बच्चों ने अपने आप अपनी चीज़ें बताई और कोच हैरान रह गया कि यार मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और आप मेडिटेशन के थ्रू ये सब करा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद मेडिटेशन में मैं उनको जो वीकनेस होती थी वो प्रैक्टिस कराता था। प्रैक्टिस कराने के बाद फिर मेडिटेशन में बताता था कि अब अप्लाई करो। अब वो वर्चुअल बना अपनी ड्रीम में ही जो है वो फाइट दोबारा करते थे और फाइट करने के बाद फिर वो अप्लाई भी हो जाता था। अप्लाई होने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और मैं हैरान होता था। कई बार कुछ बच्चों के मेडल आए तो मुझे कहते थे, सर ये तो हमने पहले ही सोच लिया था और देख लिया था कि हम ऐसे लड़ेंगे और ऐसे जीत जाएंगे। तो दिस वाज द पावर ऑफ मेडिटेशन। कभी ऐसा हुआ है कि कहीं पर आप गए हो कुछ पूछने के लिए या फिर इंटरव्यू देने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, एडिशन करने के लिए, और वहाँ आपको आपके स्टूडेंट्स मिल गए हों? हाँ, ऐसे बहुत बार हुआ है। अभी एक स्कूल में मैं गया था और वहाँ ताइक्वांडो के लिए बुलाया गया था। तो मैं अभी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मैं गया तो वहाँ पर सारे मेरे स्टूडेंट या मेरे स्टूडेंट के स्टूडेंट बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कह दिया कि भाई ऐसे है, या तो आप पहले इंटरव्यू दे दो नहीं तो मैं गया तो आपका पता कट जाएगा। लेकिन फिर वो लकीली जो है वाइस प्रिंसिपल जो वहाँ के थे उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा, पहले आप ही को बुला लिया? वो बस जैसे वो लकीली मैं इसलिए कहा कि मुझे बुला लिया, तो मैं उनसे जाके बात की। तो अब मैं एक चीज़ ज़रूर सारों को अवेयर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने वही कहा कि ताइक्वांडो है, तो मैंने मैम से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो कहते जी हम यही चाहते हैं कि भाई बेटर मेडल्स आ जाएँ, बच्चों की हाँ नाम हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कितने स्टूडेंट होंगे? तो उन्होंने कहा नियरली 100 तो होंगे। तो मैंने 100 में से कितने लोग मेडल ले आएंगे? तो वो मेरे से देख रहे थे। मैंने कहा भाई 4-5 ठीक है? कहते हैं हाँ 4-5 5% की रेशियो? हाँ 5% के हिसाब से हाँ इतने ही आएंगे, मैंने इससे ज़्यादा इतने भी आ जाए तो बहुत है। बड़ी बात है। हाँ, तो कहने का मैंने कहा इसका मतलब है कि 100 पेरेंट्स में से आपने 5 को खुश किया बाकी और 95 नाराज नाराज कर दिया आपने। तो दैट इज़ द थिंग। फिर उसके बाद जो है मैंने उनको कहा कि भाई मैं आपको एक चीज़ नहीं पेश करना चाहता हूँ, मैं ताइक्वांडो एज ए गेम नहीं, मैं ताइक्वांडो एज ए सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे जब घर जाएंगे तो हर एक जना एक घर में चीज़ लेके बताएगा, आज हमने ये सीखा वो सीखा, इस ढंग से अपना बचाव कर सकते हैं। तो उस ढंग से जो है वो मतलब 100% रिजल्ट आ जाएगा। और जो मैं साथ में एक्सरसाइज भी कराऊंगा उससे भी फिटनेस बहुत आ जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च वर्क करता रहता हूँ इसमें। आज मैं जनरली मुझे अगर कोई पूछता है एज तो वो 10 साल कम ही बताता है ड्यू टू आप अभी कर रहे हैं इसलिए, हाँ, क्योंकि इसी ढंग इससे से फर्क पड़ता है। हाँ, तो वो कहते हैं जी आपके फेस में ग्लो है और Glow सारी है। चीज़ें हैं, आप एक्टिव लगते हो बहुत। तो ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली क्या है, मैं रिसर्च वर्क करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा एक खोज ये रहती है कि जब डॉक्टर्स नहीं थे तब लोग क्या करते थे। मतलब आपने आपको बिजी रखते हो पूरा टाइम? हाँ, तो मैं बिज़ी रखता हूँ। तो ये जो मैंने इवन जो शाओलिन टेम्पल में भी जो है सबसे पहली एक्सरसाइज होती है चीगोंग की। चीगोंग जिससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज की जाती है और जितना मैं ये बैठा हूँ इतने एरिया में एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके 5 चीज़ें हैं और ये एक्सरसाइज इतनी फेमस हो गई थी चाइना में कि गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट डर गई थी, क्योंकि इतने लोग उसके अनुयायी हो गए थे कि एक वो हो जाता है जैसे यहाँ बब्बे हो जाते हैं ना बहुत सारे। तो उस ढंग से उनके इतने हो गए थे कि वो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बंदूक के जोर पर ये सब चीज़ें बंद कराई। माने ये इतना लेवल हाई था इस गेम एक्सरसाइज का। तो इवन शाओलिन टेम्पल में ही चीगोंग पहले होता है, उसके बाद बाकी एक्सरसाइज है। tai chi भी इसके बाद है, इसका ही फॉर्म है। तो दैट इज थिंग, तो वो भी मैं करता रहता हूँ, इसलिए गोटे छोटे सब वो ठीक है, बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। अच्छा मास्टर, आपने एक और बात की कि मार्शल में सी गोंग बोला आपने और टाई ची बोला। मार्शल आर्ट में सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट कौन सी है? डिफिकल्ट या आसान? बोथ Both. डिफ़िकल्ट हाँ, और आसान दोनों। देखिए मार्शल आर्ट एक आर्ट है। यस मास्टर। आप में पेशेंस है, लगन है। तो जिसको ड्राइंग नहीं भी आती है वो भी सीख जाता है, यस। जिसको म्यूज़िक नहीं आता है वो भी सीख जाता है। उसी ढंग से मार्शल आर्ट है।
मार्शल आर्ट में अगर आपकी लगन है, पेशेंस है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा। हाँ, तो इसलिए अगर आप नहीं कर पाए पेशेंस, तो वो सबसे हार्ड है, चाहे कोई भी फॉर्म है। और अगर आप कर पाएंगे तो वो सारी चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। हाँ, बट जैसे होता है ना, निंजुत्सु होता है, उसमें बैलेंस और हथियार दोनों सिखाते हैं। अकीडो में होता है कि हम सिर्फ जॉइंट लॉक से मतलब सामने वाले की पावर को उसके खिलाफ ही यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही मतलब एक होता है ना कि यार इस फॉर्म में सब कुछ ही आ गया, जैसे मिक्स मार्शल आर्ट में सब कुछ आ जाता है, ऐसे ही। देखिए, मैं बताऊंगा, जो किक बॉक्सिंग है, मिक्स मार्शल आर्ट है, ये कोई आर्ट नहीं है। अच्छा। किक बॉक्सिंग है, थोड़ी उन्होंने टेक्निक्स किक्स की ले ली, ठीक है, मार्शल आर्ट से कुछ बॉक्सिंग के लिए है और उसको मिक्स करके किक बॉक्सिंग का नाम दे दिया। ओके। ऐसे जो मिक्स मार्शल आर्ट है, मिक्स मार्शल आर्ट मीन्स जिसमें अलग अलग मार्शल आर्ट के रूप हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही मार्शल आर्ट की चीज़ें यूज़ होंगी। हाँ, ये है कुछ उसमें बेसिक है, जैसे ग्रैपलिंग है, ठीक है, वो ग्राउंड वर्क है। हाँ, कुश्ती वाला भी उसमें आ सकता है और ग्रैपलिंग वाले जो हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है। जुजुत्सु में भी ग्रैपलिंग होती है तो वो भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जब हम मिक्स कर देते हैं तो वी कॉल इट मिक्स मार्शल आर्ट। बेसिकली मिक्स मार्शल आर्ट एक्चुअल फॉर्म में अगर आपने ऊपर जाके यूएफसी खेलनी है या कोई और इनके कंपटीशन में पार्ट लेना है, तो एटलीस्ट आपको 4 और 5 मार्शल आर्ट में पूरी एफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी आप वहाँ लेवल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर मिक्स मार्शल आर्ट अगर एक साथ आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो इंस्ट्रक्टर पर डिपेंड करेगा वो कितनी चीज़ें आपको दे पाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि बीएस हांडा जी फेमस तो हैं लेकिन उस लेवल के फेमस नहीं है, ऐसा क्यों? मैं समझ गया, मैं इसलिए है। थोड़ा सा पेनफुल क्वेश्चन है। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने बहुत अच्छा चीज़ पूछी। एक्चुअली क्या हो रहा है, आजकल की जनरेशन में बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले क्या होता था, ट्यूशन्स होती नहीं थी, ठीक है। मुझे याद है कि मैं कोई बीमार हो गया हम भी था नहीं गए तो ट्यूशन्स। केमिस्ट्री में थोड़े मार्क्स कम आए तो मैं ट्यूशन करने गया, तो मैं छुप के गया था कि किसी को पता ना चले कि मैं ट्यूशन ट्यूशन जा पढ़ने रहा गया हूँ। हूँ। आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है, अगर ट्रेंड नहीं बन जा रहा है गया, तो बोलते हैं वो इसको आता ही नहीं हाँ, कुछ। आता ही नहीं, कुछ नहीं है, तो दैट इज़ द थिंग। और फिर क्या होता था, ट्यूशन अगर पढ़ना होता था तो पहले ढूंढा जाता था कौन सा टीचर बेस्ट है बेस्ट है बिल्कुल, जो पढ़ा सकता है, अच्छा पढ़ाए। ठीक है। आजकल क्या है कि ट्यूशन पढ़नी है भाई, पास में कौन सा है, पास में कौन? वो अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, वही जल है। तो इसलिए क्या है, जो अच्छे टीचर्स हैं ना, वो उनकी वैल्यू मना जो है तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग ढूंढते नहीं है। अब मुझे कोई ढूंढ के नहीं आता है कि हाँ, कुछ जो पुराने स्टूडेंट हैं या जो जिनको जिनको पता पता है है, बीएस हांडा का, हाँ। वही आएंगे ढूंढ के या नॉलेज, अदरवाइज नहीं। अच्छा मास्टर, आप विवेक ओबराय के फादर से मिले थे, है ना? तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहा था आपका? हाँ, सुरेश अब्राय जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, एक्चुअली ये था कि चंडीगढ़ में होटल माउंट व्यू में हमारी एक मीटिंग थी। तो मैं जब वहाँ गया तो मैं थोड़ा पहले ही पहुँच गया था मीटिंग से, क्योंकि डिस्कस करना था कुछ प्रेसिडेंट से। तो वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी लोग बैठे हुए थे और भीड़ कब की करके। बात है, कौन से सन की बात है ये? दैट वाज इन 80s की बात की है, तो 85 86 समथिंग। तो उसमें ये था कि वहाँ पर मैंने देखा लोग बैठे हुए थे, कैमरे वैमरे भी लगे हुए थे। तो मैंने पूछा कोई फिल्म की शूटिंग है, तो कहते हैं हाँ जी। तो उन्होंने बताया सुरेश ओबराय जी का, तो मैं ज़रा पिक्चर विक्चर थोड़ा कम देखता हूँ तो मुझे नाम भी नहीं पता था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कोई फाइटिंग फिटिंग का सीन हो तो बताओ। कहते जी हाँ, फाइटिंग का ही सीन है, तो आप वो प्रोड्यूसर साहब हैं उनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दे दिया कि भाई आपने आना है तो आप लेक के पीछे है, तो वहाँ पर आप आ सकते हैं, ये कार्ड दिखा देना। मैं ठीक है। तो मैं दूसरे दिन पहुँच गया वहाँ पर। तो वहाँ पर वो शूटिंग चल रही थी और वही सुरेश ओबराय जी भाग रहे थे और 3 लोग वहाँ थे। और उसके बाद उन्होंने वो फाइटिंग स्टार्ट हुई। अब फाइटिंग जब हो गई तो मुझे मज़ा नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि जब हम हिट करते हैं तो जिस साइड मेरा पंच है उस साइड वो आदमी घूमना चाहिए उसी वे में, लेकिन जब उसने पंच किया तो वो दूसरी साइड उल्टा घूम के गिर गया, क्योंकि वो गिरना था उसको। तो चले, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। तो जैसे ही वो शूटिंग ख़त्म हुई तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं सीधा अपना सुरेश ओबराय जी के पास चला गया। मैंने कहा सर कि ऐसे है कि मुझे ये सीन अच्छा नहीं लगा। तो वो देखने लग गए कि यार ये कौन आ गया जो मेरे से ऐसे क्वेश्चन रहे, क्योंकि ही वाज ए हीरो। तो
मैंने कहा जी आई एम ब्लैक बेल्ट। तो वो कह ओ असली है। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई आइए बैठिए। तो मैंने उस दिन फील किया कि ये लोग भी जो है एक रिस्पेक्ट रियल मार्शल आर्ट को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं बैठा, कहते जी क्या चीज़ पसंद नहीं आई? तो मैंने कहा जी वो पंच में इट वाज नॉट गुड एंड ऑल दैट। तो उन्होंने सीधा एक किसी को इशारा किया कि जी वो एक्शंस मतलब जो सीन था वो रीटेक किया जाए। तो वो सारे जने वो दोबारा लग गए, सारा कुछ, सुरेश भाई भी खड़े हो गए। और वहाँ जब गए तो वहाँ जाके वो लोग को जब मारना था तो वहाँ वो सुरेश ओबराय जी भी खड़े हो गए। वो मेरे से देख के कहते अब क्या करूँ? तो दैट वाज ए थिंग, जब सारा यूनिट जो है वो मेरे से ही देख रहा था कि ये कौन नया बंदा आ गया जिससे सुरेश ओबराय पूछ रहे हैं कि भाई मैं कौन सा एक्शन करूं। ठीक है, तो फिर मैंने बताया कि जो आपने एक्शन किए हैं तो थोड़ा सा मार्शल आर्ट के जो इजी एक्शंस हैं, क्या नाम, नी अटैक हो गया, सिर मारना हो गया, अपना एल्बो स्ट्राइक हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं उनको करा दी। एंड वो एक्शन इतना बढ़िया हो गया कि भाई बना तालियां बज गई वहाँ पर, एंड इट वाज गुड। तो बाद में सुरेश रावत जी ने कहा कि भी मेरा बेटा विवेक जी और एक और उनका बेटा था, 2 बेटे थे, तो वो भी आएंगे, उस समय बहुत छोटे थे, तो उनसे भी मिलाऊंगा, वो भी मार्शल आर्ट कर रहे हैं। तो फिर दोपहर को लंच टाइम में जो है वो मैं रुका और वो आए, और विवेक को भी मैंने पंच पुंच थोड़ा से कराए थे। ओके। अब तो वो बड़ा हो गया है, उसको नहीं याद होगा। लेकिन ऐसे ही ये सीन रहा। और एक मज़ेदार और बात, दूसरे दिन वो घूमना चाहते थे चंडीगढ़ में, तो लेक हमारी फेमस है, तो मुझे कहते हैं आप ज़रूर आइएगा। तो मैं जब उनके साथ गया तो उनके साथ ही चल रहा था, तो बड़े लोग जो हैं उनसे भी साइन करवा रहे थे, मुझसे भी करवा रहे थे। तो दैट वाज थिंग। लेकिन एक चीज़ सुरेश ओबराय जी की मैंने देखा है, ये वॉज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और जैसे कि आप देखते हैं कि कई वो चैनल में आते हैं जिसमें बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो जो है वैसे ही थे, मतलब मन के बड़े अच्छे हैं नाला। और उन्होंने, मैंने भी कहा कि मुझे भी फिल्म में जा सकते हो या नहीं? कहते नहीं, आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। ये नकली है, आप असली हो, तो आप वही करो। अभी आपका फोकस किस तरफ है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। मेरा फोकस अभी यही है कि हर साल मैं जो है कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। तो इस साल का जो मेरा मोटो है दैट इज़ कि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सेल्फ डिफेंस की अवेयरनेस करा सकूँ, जो मैंने आपको बताया। तो इसमें मैंने ये नाम रखा है प्रोजेक्ट 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख लोगों को जब तक मैं पूरा नहीं कर देता मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है, और इसमें जो है मैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, सब जगह कवर कर रहा हूँ। अब जैसे एक स्कूल में, मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ ब्रिगेडियर साहब थे, वहाँ डीन। तो वो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि भाई मुझे जो है क्या नाम, आप ये बता दीजिए कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा पर्सन है जिसको मैं सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाऊं। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही आपका कहना है कि आजकल की नीड है और ये सभी को सीखना चाहिए। और मैं बहुत जल्दी जो है वो यूनिवर्सिटी में हर एक डिपार्टमेंट को, हर स्टूडेंट्स को हम कोशिश कर रहे हैं कवर करेंगे। तो इस ढंग से स्कूल में भी अगर जा रहा हूँ तो स्कूल में मैं यही पूछता हूँ, जो चेयरमैन है या प्रिंसिपल होते हैं, कि आपको सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है? तो वो भी कहते हैं हाँ ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक छोटी सी बच्चों की क्लास नहीं, बल्कि हर एक को अवेयर करना चाहिए। और यही मेरा मकसद है और मोटो है कि मुझे ये करना है। तो मैं भी आप लोगों को चाहूँगा कि भी आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रमोद जी को कि मेरा लिंक दे दें नीचे, ताकि जो है जो भी लोग इसमें ज्वाइन करना चाहें हमारी कम्युनिटी में और जो है हमारी मिशन में। और मज़ेदार चीज़ ये है कि पहले मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया हुआ है और बहुत ज़्यादा चार्ज भी किए हुए हैं, एक एक दिन के 25-25 हज़ार भी जो है लिए हुए हैं। लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि भी जो है ये सबको मैं दूँ, तो एक अफोर्डेबल प्राइस पे दूँ। तो मैंने सिर्फ जो फ़ीस रखी है दैट इज़ 100 रुपीज़, जो कि हर कोई पे कर सकता है। और 100 रुपीज़ भी इसलिए ले रहा हूँ ताकि उसकी कमिटमेंट हो जाए, ठीक है, वो अटेंड करे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, और ये ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर कैब में कोई लड़की फंस गई तो वो कैसे बच सकती है? क्योंकि आप ना इसी चीज़ से रिलेटेड मतलब हो हमारे सामने, इसलिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछने में मेरे को वो आ रहा है कि कोई लड़की अगर कैब में फंस गई
तो वो कैसे बचेगी कैब से? मतलब देखिए, कैब वाला अपनी सुन नहीं रहा। हाँ, आजकल ये बहुत केसेस हो रहे हैं, तो इस थोड़ा इजी है, ठीक है। एक तो मतलब जो है आजकल आप डायल करते हैं, पुलिस के नंबर हैं, ठीक है। तो वो अगर आप करते हैं तो आप लोकेशन अगर भेज देते हैं तो वो भी आ जाती है। दूसरी चीज़ है, अगर क्योंकि उसके आने में और ये सिचुएशन में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। उसमें उससे पहले भी बड़ा कुछ हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप बताना चाहूँगा। जैसे एक गर्ल जा रही है और उसको फ़ील हो रहा है कि गड़बड़ हो रही है, तो वो कह सकती है कि मुझे जो है लूज़ मोशंस हैं या मेरा पेट ख़राब है और मुझे जो है वॉशरूम जाना है, तो इमीडिएटली मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, अगर नहीं रोका तो यहीं हो जाएगा। तो उसको वो रोकना ही पड़ेगा और उसको बड़ा बाहर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, इफ़ यू से कि आपको वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है? और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं डर जाती हूँ, तो मैं भी वॉमिटिंग आ जाती। अगर आप थोड़ा-सा मुँह में उँगली डाल भी लेंगे तो थोड़ा-सा हो वो जाएगा। फीलिंग आ जाती है कि जैसे वॉमिटिंग करने वाला है। तो उस ढंग से भी होगा, तो हर ड्राइवर चाहेगा कि गाड़ी ना ख़राब हो, ठीक है? तो वो भी रोक सकते हैं। तो इस ढंग से कई चीज़ें, लिटिल अवेयरनेस जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, जाते-जाते कोई मैसेज जो आप अपने स्टूडेंट्स या फिर हमारी ऑडियंस को देना चाहो? हाँ, ये मैं मैसेज ज़रूर बताना चाहूँगा सबको। देखिए, सेल्फ डिफेंस आजकल ज़रूरी नहीं सीखना है, नीड है, इज़ अ नीड। अगर नहीं है तो एटलीस्ट आप, यही मैंने मिशन स्टार्ट किया है कि लोगों को अवेयर करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लब में जाके आपको पंचेस या किक्स ही सीखनी है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस कैसे होती है, किस ढंग से होती है, क्या सोच है, क्या समझ है, ठीक है। अब जैसे एक पर्सन जो आया है आपके पास और चाकू लेके खड़ा है और आपके पास सिर्फ मोबाइल है जो सबसे कीमती, और कोई चीज़ नहीं है, तो आप मोबाइल ही देना चाहोगे। लेकिन अगर आप आराम से दे देते तो हो सकता है उसके बाद वो आपकी मुंदरी भी मांग ले, चेन भी मांग ले, और लड़की है तो शायद हाथ पकड़ के ले भी जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ है सेल्फ डिफेंस की, ठीक है, एक कॉमन सेंस की, तो आप क्या करोगे, मोबाइल चाहिए थोड़ा दूर फेंक के और दूसरी साइड आप भाग लोगे। तो वो उसके बाद जो पर्सन लेने आया है, उसके बाद एक ही ऑप्शन रह गया है, या मोबाइल या आपके पीछे जाएगा। तो बेसिकली वो मोबाइल के पीछे जाएगा, तो आपका वो मुंदरियाँ बच गई, चेन बच गई, आपकी जान बच गई। तो दिस इज़ सेल्फ डिफेंस, दिस इज़ सेल्फ अवेयरनेस। यही मैं मोटो है कि भाई आप लोग ज़रूर इस चीज़ को जानिए। ठीक है। थैंक यू मास्टर। थैंक यू।